हेलो। काफ़ी बार हमें मन में आता है कि आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर या आईएफएस ऑफिसर कैसे बना जाता है, यानी कलेक्टर या फिर आईपीएस या फिर फॉरेन सर्विसेज में कैसे हम ऑफिसर बन सकते हैं, या फिर यूपीएससी के बारे में नाम सुना है बट उसकी डिटेल नहीं पता, और हम किसी से पूछना चाहते हैं बट वो प्रॉपर गाइड नहीं कर पाता। तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये एग्ज़ाम्स होती है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कितने अटेम्प्ट मिलते हैं और क्या क्या प्रोसीजर रहता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आईएएस कैसे बना जाता है, या फिर कहे तो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कैसे क्रैक की जाती है और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कौन अप्लाई कर सकता है, या फिर उसका एग्ज़ाम प्रोसीजर या सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा है। ठीक है, तो इन्हीं सारे सवालों की चर्चा करने वाले हैं हम इस वीडियो में। उम्मीद है ये वीडियो पूरा देखिएगा, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन तो होता है कि भाई कौन अप्लाई कर सकता है। फिर दूसरा सवाल होता है क्या इसके लिए फ़र्स्ट क्लास चाहिए ग्रेजुएशन में। तीसरा सवाल होता है कि भाई मैं फ़ेल हुआ हूँ तो क्या मैं चलेगा, मतलब 1 साल का ड्रॉप बैक है, या फिर ट्वेल्थ में मैं 2 बार दिया है, या फिर मैंने 10th 2 बार दिया है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ। ठीक है, और ऐसे कई तरह तरह के सवाल कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होती है कि ऑफलाइन होती है, ऑब्जेक्टिव होती है कि डिस्क्रिप्टिव होती है, ऐसे होता है कि पेपर होता है, कौन कौन से पेपर्स होते हैं। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं आपको। बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। तो शुरुआत करते हैं यूपीएससी का सफ़र। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, और सीएससी मतलब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं वेरियस पोस्ट की। मतलब यूपीएससी आपने तो सिर्फ मतलब यही सुना है कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस। ठीक है, इसके आगे भी भाई बहुत सारी पोस्ट है, टोटल 24 पोस्ट बनती है। ये 2019 या 20 के नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट में से देख के आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आईएएस यानी इंडियन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स सर्विस होता है। आईएफएस यानी इंडियन फॉरेन सर्विस होता है। और आईपीएस यानी इंडियन पब्लिक सर्विस होता है। ये नॉइज़ थोड़ा इग्नोर करना। और आईआरएस का मतलब होता है इंडियन रेवेन्यू सर्विस। ठीक है, और कई सारी ग्रुप ए के ऑफिसर्स की पोस्ट है और ग्रुप बी के ऑफिसर्स की पोस्ट है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो, वीडियो पॉज करके पढ़ लेना सारी। बट हमारा जो मेन एम होता है ना, वो आईएएस पे होता है, दूसरा एम होता है आईएफएस पे, तीसरा एम होता है आईपीएस पे, और चौथा एम होता है आईआरएस पे। ठीक है, तो आपको जो पसंद हो वो एम बनाओ और पढ़ाई करनी शुरू कर दो। चलिए, पोस्ट के बारे में तो जान लिया, अब बात करते हैं कि भाई वैकेंसी अराउंड कितनी निकलती है हर साल। तो ये 2020 के एडवर्टाइजमेंट में, नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने 796 टोटल वैकेंसी निकाली है। ठीक है, तो अराउंड 700 टू 800 या 1000 तक आप वैकेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगली बात, कौन एलिजिबल है भाई, कौन अप्लाई कर सकता है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल। तो अगर आपको आईएएस, आईपीएस या आईएफएस बनना है, आईएएस बनने के लिए तो सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपकी एज लिमिट 21 साल से 32 साल के बीच में, या 21 साल या 32 साल होनी चाहिए, और मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 32 साल, मिडल में कोई भी चलेगी। और एजुकेशन में सिर्फ डिग्री ग्रेजुएट चाहिए, मतलब आपके पास कोई भी एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अ कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ डिग्री ऑफ एनी ऑफ यूनिवर्सिटीज इनकॉर्पोरेटेड बाय द एक्ट ऑफ द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया। ठीक है, फर्जी डिग्री नहीं चलेगी। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड नहीं है उसकी डिग्री नहीं चलेगी, मतलब अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी जो है उनकी डिग्री चलेगी। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बड़ा ही सिंपल है। अगर आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यानी आईएएस, आईएफएस, आईपीएस बनना है, तो सिंपल ही क्राइटेरिया है कि आपकी एज लिमिट 21 से 32 साल होनी चाहिए, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप कोई भी ग्रेजुएट चलेगा। अब यहाँ पे आते हैं काफ़ी सारे सवाल। ग्रेजुएट मतलब काफ़ी लोग बोलेंगे सर मैंने तो आर्ट्स किया है। भाई कोई भी ग्रेजुएट मतलब कोई भी ग्रेजुएट 3 साल का ग्रेजुएशन किया है या 4 साल का ग्रेजुएशन किया है, अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, दूसरा सवाल, क्या मैं फाइनल ईयर में हूँ तो अप्लाई कर सकता हूँ। भाई अप्लाई करने में तो कोई पाबंदी नहीं, आप कोई भी परसेंटेज दिखा दोगे तो अप्लाई हो जाएगा, बट इनको ग्रेजुएट पर्सन ही चाहिए, यानी आप ग्रेजुएट हो चुके होने चाहिए, सीधी सी बात है। ठीक है, आपको सिर्फ एग्ज़ाम देखने जाना है तो आप देखने जा सकते हो।
तीसरा सवाल, क्या फर्स्ट क्लास मैंडेटरी है, यानी 70% या 60%? नहीं भाई, ऐसा कोई परसेंटेज क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है, तो आप इसका टेंशन मत रखिए, आपको कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। आपके पासिंग परसेंटेज है तो भी चलेगा, आपके टॉपर्स हो तो भी चलेगा। काफ़ी लोगों को ये डाउट होता है कि सर मैं 12th में 2 बार फेल हुआ था, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? मतलब फेल होने के बाद आपने वो क्लियर किया था और फिर ग्रेजुएट भी किया है, ठीक है, तो जी हाँ, आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि आपकी बैकलॉग है या आपकी केटी है और आपने उसके बाद में क्लियर किया है, आपका ड्रॉप है। आपको जस्ट इंटरव्यू में अगर पूछा जाए तो आपको उसका आंसर सीधा सीधा बताना है कि आपका ऐसा क्यों हुआ था, ठीक है। काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो 12th में फेल हुए थे और फिर आईएएस बने हैं, ठीक है। तो ऐसे कई सारे कैंडिडेट हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ऐसा कोई भी भ्रम नहीं पालना है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी लोग ये एज 32 हो चुकी है तो उनको लगता है कि क्या कोई एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो जी हाँ, एज रिलैक्सेशन मिलता है, बट जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट को नहीं मिलता है एज रिलैक्सेशन। सिर्फ ST SC OBC और पर्सन विद डिसेबिलिटी, बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट को ही मिलता है। OBC वाले को 3 साल का मिलता है, ST SC वाले को 5 साल का मिलता है एज रिलैक्सेशन, और 10 साल का मिलता है पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है। एज रिलैक्सेशन क्या है वो बता दूँ तो अगर ये 32 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है तो OBC वाला 3 साल और अप्लाई कर सकेगा, यानी 32+3 यानी 35 ईयर्स तक वो अप्लाई कर सकता है। ST SC को उसके रिस्पेक्टिव में और PWD को उसके रिस्पेक्टिव में आप समझ जाओगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है। आपका एज लिमिट का क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया भी फुलफिल होना चाहिए, तो आप ये एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगला सवाल हमारा अगला है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? तो सिलेक्शन प्रोसीजर बड़ा ही सिंपल है और लेंथी है। क्या है? सबसे पहला है फेज़ 1 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, दूसरा फेज़ है मेंस एग्जामिनेशन और तीसरा फेज़ है पर्सनालिटी टेस्ट, यानी आप बोले तो इंटरव्यू, ठीक है। इसको डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन मतलब क्या। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाइंग पर्पस है, यानी आपको मेंस में जाना है, मेंस में बैठना है, तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का मेरिट क्रैक करना रहेगा। अब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 2 पेपर होते हैं, पेपर नंबर 1 जिसको बोलते हैं जनरल स्टडीज़ 1 और पेपर नंबर 2 जिसको बोलते हैं जनरल स्टडीज़ 2। पेपर नंबर 2 को ही CSET पेपर बोलते हैं, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। ये टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग पर्पस के लिए होती है, यानी जो मेरिट बनेगा उसमें इसके मार्क्स इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है, ठीक है। तो क्वालिफाइंग नेचर ओनली। इस पेपर में टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क होंगे, 2 घंटे का समय होगा और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। पेपर ऑफलाइन रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, हिंदी इंग्लिश में ही क्वेश्चन मिलेंगे और 33% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। पेपर 2 सिर्फ क्वालिफाइंग पर्पस है, यानी 33% मार्क आपको लाने हैं, टोटल 80 क्वेश्चन मिलेंगे, 200 मार्क्स होंगे टोटल, 2 घंटे का समय मिलेगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा, ऑफलाइन पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी आपको वो सर्कल डार्क करने वाला OMR शीट मिलता है ना, वो डार्क सर्कल करने रहेंगे। हिंदी इंग्लिश में ही ये पेपर के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो आपको पेपर 2 के बारे में पता चल गया हो, तो हम बढ़ते हैं पेपर 1 जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मेंस एग्जामिनेशन में जाने के लिए, जिसको बोलते हैं जनरल स्टडीज़ 1, ठीक है। इसमें होते हैं 100 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स होते हैं 200, 2 घंटे का समय मिलता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहता है, ऑफलाइन पेपर रहता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलते हैं, हिंदी इंग्लिश भाषा रहती है, मतलब आपके क्वेश्चन की भाषा, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसके डिटरमाइंड होते हैं कमीशन के द्वारा। मतलब वो तब डिसाइड किए जाते हैं पेपर होने के बाद कि भाई कितने कैंडिडेट को क्वालिफाई करना है, उसके लिए वो लोग मिनिमम कट ऑफ डिसाइड करते हैं ताकि वो लोग मेंस एग्जाम में अपीयर हो सके। और ये वैकेंसी के 12 to 13 टाइम्स होता है, ऐसा नोटिफिकेशन में मेंशन है, ठीक है। जनरल स्टडीज़ 1 यानी डेफिनेटली आपका जो जनरल स्टडीज़ है वो पूछा जाएगा, और ये जनरल स्टडीज़ 2 इसमें यानी एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछा जाएगा, मैथ्स पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप ये जो मतलब ट्रेंडी एग्जाम देते हो ना, मतलब बाकी सारे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन देखो तो उसमें जो सारे सब्जेक्ट होते हैं वो ये है, यानी रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, ठीक है। और पेपर 1 जो है वो प्रॉपर जनरल स्टडीज़ 1 है, ठीक है। उसका सिलेबस आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, मैं नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना रिसेंट ईयर्स की,
ठीक है। प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको upsc.gov.in की वेबसाइट से मिल जाएंगे, दूसरी और कोई वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का फंडा क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़े। तो आपका जो मेंस एग्जामिनेशन, देखो पेपर 2 में आपको 33% कंपलसरी, अगर ये 33% नहीं आए तो आपका इसमें टोटल 200 मार्क्स ले आओगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, आपको मेंस में सेलेक्ट करने वाले नहीं है। तो आपको इसमें 33% मिनिमम लाना है। अब इसमें आप अगर टॉप कर दोगे ना तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। टॉप का मार्क्स मतलब ऐसा नहीं है कि आपको हाँ आगे जाने मिलेगा इसके मेरिट के बलबूते पे, ठीक है। तो आपको ये मैंडेटरी है कि इसमें 33% मार्क्स ले आओ और इसमें इसका जो मेरिट बने वो मेरिट आप कट ऑफ कर लो, यानी उसको क्रैक कर लो, तो आपको जाने मिलेगा मेंस एग्जामिनेशन। तो बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन की। मेंस एग्जामिनेशन की फॉर्मेट की बात करें तो भाई मेंस एग्जामिनेशन में टोटल पेपर होते हैं 9। जी हाँ, आपने सही सुना, टोटल पेपर्स होते हैं 9। अब 9 पेपर्स का 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक तो पेपर 1 2 और बाकी 3 to 9 पेपर। पहले पेपर 1 और पेपर 2 की बात कर लेते हैं। पेपर 1 यानी इंडियन लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज यानी लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेज इंक्लूडेड है उनमें से आपको कोई भी एक लैंग्वेज का चयन करना रहेगा और वो लैंग्वेज का आपको पेपर पूछा जाएगा पेपर 1 के तौर पे, ठीक है। और पेपर 2 कंपलसरी इंग्लिश का रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा। तो 2 लैंग्वेज पेपर है, ठीक है। दोनों का लेवल जो रहेगा वो मैट्रिकुलेशन यानी 10th के इक्विवेलेंट रहेगा, ठीक है। दोनों पेपर यानी पेपर 1 भी 300 मार्क का होगा और पेपर 2 भी 300 मार्क का होगा और दोनों पेपर के लिए सेपरेटली 3 आवर्स के टाइम दिया जाएगा। एग्ज़ाम ऑफलाइन रहेगा, रिटर्न एग्जाम रहेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा और 25% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड है। मतलब आपको 300 में से 25% मार्क्स तो लाने ही लाने हैं, ठीक है। और मेन इंपॉर्टेंट बात करते हैं, पेपर 1 जो है वो कंपलसरी नहीं है अरुणाचल प्रदेश के लिए, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड सिक्किम स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए। मतलब अगर आप इन स्टेट में से कैंडिडेट्स हैं तो आपको पेपर 1 नहीं दो तो भी चलेगा, बट पेपर 2 कंपलसरी है। दूसरी बात, ये दोनों जो पेपर है वो फाइनल मेरिट में इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। ये दोनों पेपर के फाइनल मेरिट में मार्क्स कैलकुलेशन नहीं होते। ये आपके 25% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आ गए फिर आपका ये मतलब ये पेपर सारे चेक किए जाएंगे या फिर आपको ये पेपर्स मतलब मार्क्स देखने को मिलेगा, मतलब चेक किए जाएंगे, ठीक है। आप समझ गए, मतलब ये इन शॉर्ट ऑफ वन एक ऐसा बोल दो कि क्वालिफाइंग आपको करना है, ये पेपर दोनों कंपलसरी है और आपको इनको पास करना ज़रूरी है। 25% मार्क्स पासिंग मार्क्स है, ठीक है। ये 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, इनमें से आप कोई भी लैंग्वेज पे वो पेपर दे सकते हो। आप वीडियो पॉज करके सारी लैंग्वेज पढ़ सकते हो या मैं पढ़ के सुना देता हूँ। जैसे कि आसामीज़ है, बंगाली है, बोडो है, डोगरी है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इनमें से आप कोई भी लैंग्वेज का सब्जेक्ट चयन कर सकते हो, ठीक है। पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 3 जो ऐसे और ये कन्वेंशनल टाइप एग्जाम है। आपकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगी ना वो होगी ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। और मेंस एग्जाम जो होगी वो होगी रिटन टाइप, ठीक है। तो आपके सारे पेपर्स रिटन ही हैं, आपको यहाँ पे मतलब मेंस एग्जामिनेशन में कोई भी पेपर ऑब्जेक्टिव नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो पेपर 3 ऐसे बोलते हैं। पेपर 4 को जनरल स्टडीज़ 1, पेपर 5 को जनरल स्टडीज़ 2, पेपर 6 को जनरल स्टडीज़ 3, पेपर 7 को जनरल स्टडीज़ 4, ठीक है। तो 4 पेपर हो गए जनरल स्टडीज़ के, जनरल स्टडीज़ 1 टू जनरल स्टडीज़ 4। इनके सिलेबस के लिए डेफिनेटली मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वो PDF डाउनलोड करके सिलेबस देख लेना, ठीक है। अब पेपर नंबर 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर नंबर 1, ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर नंबर 2। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है क्या, तो मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट भी बता देता हूँ कि आपको इन सारे सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट का चयन करना है और एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है। कोई भी एक ही चॉइस करना है, ऐसा नहीं है कि 2 पेपर है तो 2 चयन करना है, नहीं, आपको कोई भी एक ही। जैसे कि कौन कौन से पेपर है तो मैं कुछ पेपर्स के नाम बोल देता हूँ। एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनिटी साइंस है, एंथ्रोपोलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, सिविल इंजीनियरिंग है, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इकोनॉमिक्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स ये यहाँ पे है, ठीक है। किसी का मैथ स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ से उठा लो, बढ़िया है।
मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलोसॉफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टेटिस्टिक्स, जुओलॉजी एंड लिटरेचर ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस, वो सारी लैंग्वेज लिखी गई है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको चयन करना है और उस पर आपको 2 पेपर देने को मिलेगा और ये 2 पेपर रहेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, हर एक पेपर का इंडिविजुअल मार्क्स रहेगा 250, मतलब हर एक पेपर 250 मार्क्स का आएगा और हर एक पेपर के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। पेपर ऑफलाइन होगा, रिटर्न एग्जामिनेशन होगी और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग कैसे रहेगी, जब पेपर आपको लिखना है। ठीक है, वापस से रिकैप करते हैं। यहाँ पे टोटल 9 पेपर है, 9 पेपर में से 2 पेपर लैंग्वेज पेपर है, एक इंग्लिश लैंग्वेज आपकी फिक्स है और आपको ये कंपलसरी देनी है, और इंडियन लैंग्वेज ऑप्शनल के तौर पे इन स्टेट्स के लिए है। ठीक है, अब इंडियन लैंग्वेज कौन कौन से में से चॉइस कर सकते हो, तो इनमें से कोई लैंग्वेज चॉइस कर लो, वो आपके पेपर नंबर 1 हो जाएगा, पेपर नंबर 2 हो जाएगा। पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 के में आप जितना भी स्कोर ले आओ वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होने वाला, वो सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए है। यानी आपके मिनिमम 25% मार्क आ गए यानी वो पेपर क्लियर हो गया, आगे उसका कुछ प्रोसीजर नहीं है, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। पेपर 3 से लेकर पेपर 9 तक की बात करें तो हर एक पेपर 250 मार्क का है और हर एक पेपर के लिए 3 घंटे का समय रहेगा। ऐसे पेपर नंबर 3 है, पेपर नंबर 4 से पेपर नंबर 7 के लिए जनरल स्टडीज़ 1 से जनरल स्टडीज़ 4 तक का पेपर है, और पेपर नंबर 8 और पेपर नंबर 9 वो ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर नंबर 1 है, पेपर नंबर 2 है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई यहाँ पे आपको कंपलसरी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर देना है, ऐसा है। मेंस एग्जामिनेशन के लिए आपकी लैंग्वेज की पाबंदी हट जाती है, आप कोई भी लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं। जैसे ही कोई भी लैंग्वेज, मतलब ये आपकी 8th कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज है, वही लैंग्वेज समझ लो, आप उस लैंग्वेज का चयन कर सकते हो या आपको ऑप्शन में जो मिले वो लैंग्वेज का चयन कर सकते हो। ठीक है, उस लैंग्वेज में आपको ये पेपर्स मिल जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर तो डेफिनेटली इंग्लिश में ही मिलेगा, और इंडियन लैंग्वेज का पेपर आप जो लैंग्वेज चॉइस करोगे वही लैंग्वेज में मिलेगा। बाकी ये पेपर 3 से पेपर 9 तक आप जो लैंग्वेज चॉइस करना चाहते हो वो चॉइस कर सकते हो। अब सॉरी, अब बात करते हैं पेपर नंबर 3 से लेके पेपर नंबर 7 तक की। पेपर नंबर 3 से पेपर नंबर 7 तक आप सॉरी अगेन, अब यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी लोगों ने मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट इंजीनियरिंग वाला चॉइस किया होता है, तो उनको वो सब्जेक्ट सिर्फ इंग्लिश में पता चलता है। तो कुछ लोग पूछ लेते हैं कि सर क्या हम ये पेपर नंबर 3 से पेपर नंबर 7 तक कोई और लैंग्वेज में दे सकते हैं और ये दोनों के लिए कोई और लैंग्वेज। सॉरी अगेन, कोरोना नहीं है मुझे। तो पेपर नंबर 3 से पेपर नंबर 7 तक आपको कोई भी लैंग्वेज, मतलब आपको लैंग्वेज जो मिलती है वो चॉइस कर सकते हो, और पेपर नंबर 8 और पेपर नंबर 9 के लिए कोई और। जैसे कि मैं अगर गुजराती मीडियम से ये पेपर्स देना चाहूँ तो मैं यहाँ के लिए गुजराती सेलेक्ट कर सकता हूँ, और इनके लिए इंग्लिश देना चाहूँ तो इनके लिए मैं इंग्लिश चॉइस कर सकता हूँ, या वाइस वर्सा, आपको जो चॉइस करनी है, दोनों गुजराती में या दोनों इंग्लिश में, इट्स योर चॉइस टोटली। ठीक है, तो मेंस एग्जामिनेशन का फंडा क्लियर हो गया, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले, पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू की ओर। पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू 275 मार्क्स का रहेगा। तो वहाँ पे ये जो है कितने सब्जेक्ट हैं, टोटल 7 सब्जेक्ट हैं, और 250 के हिसाब से कितने मार्क्स हो जाएंगे, 500 500 500 500 1750 हो जाएंगे। तो मेंस एग्जामिनेशन के कितने मार्क्स, 1750, और इंटरव्यू के कितने मार्क्स, 275, मिलके कितने बनेंगे, ऐड करेंगे तो 2025 बन जाएंगे। तो 2025 टोटल मार्क्स में से आपके मेंस एग्जामिनेशन का मेरिट निकलता है, मतलब आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। ठीक है, 2025 मार्क्स में से इंटरव्यू के मार्क्स 275 और मेंस एग्जामिनेशन में के टोटल मार्क्स 1750 में से कट ऑफ क्रिएट होता है। ठीक है, अब पिछले साल का जो टॉपर है यानी 2018 का टॉपर कनिष्क कटारिया, उसका टोटल मार्क्स था 1121, और उसके मेंस एग्जामिनेशन का कट ऑफ, मतलब उसके मार्क्स थे 942। ये मैंने गूगल से फाइंड किया है, तो ये डिफ्लेक्ट कर सकता है, बट अराउंड इतने ही रहेगा। तो मेंस एग्जामिनेशन में उसके मार्क्स हैं 942, और इंटरव्यू में उसके मार्क्स हैं 179, और टोटल उसके मार्क बन जाते हैं 1121। यानी जो टॉपर है उसके टोटल स्कोर है 1121 आउट ऑफ 2025। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि पेपर इतना इजी नहीं होता, टफ होता है, आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है,
आफ्टर ऑल आप आईएएस बन रहे हो भाई, कलेक्टर बन रहे हो, आईपीएस बन रहे हो, आईएफएस बन रहे हो, आईआरएस बन रहे हो, तो ये सारा चीज़ें। तो मेरे ख्याल से आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन और पर्सनालिटी टेस्ट का सारा फंडा क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। बढ़ते हैं अगले अपने से अगले पॉइंट की ओर। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, अच्छा लगता है, आपको इससे कुछ भी नॉलेज मिलता है, तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जूनियर्स के साथ शेयर ज़रूर कर लेना, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए और उनको भी अगर कोई इच्छा है आईएएस आईपीएस बनने की तो उनको भी ये नॉलेज मिले। ठीक है, और साथ में चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बनाता रहूँ। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि भाई एप्लीकेशन फ़ीस कितनी होती है। तो भाई एप्लीकेशन फ़ीस जनरली 100 रुपीज़ होती है, और एक्सेप्टिंग यानी फीमेल कैंडिडेट, एसटी एससी कैंडिडेट, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है, उनको फीस पे नहीं करनी है, उनके लिए नील है। सिर्फ अदर कैंडिडेट को 100 रुपीज़ देने हैं, इनको छोड़ के बाकी बचे सारे कैंडिडेट को 100 रुपीज़ देने हैं। ठीक है, ये एप्लीकेशन फीस है। आगे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हम, ऐसा है कि एज लिमिट क्या है 21 से 32 ईयर्स, तो क्या हम हर साल दे सकते हैं? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो आप सिर्फ 6 बार ही एग्ज़ाम दे पाओगे, अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हो तो आप सिर्फ 9 बार ही एग्ज़ाम दे पाओगे, और अगर आप एसटी एससी कैंडिडेट हो तो कोई भी लिमिट नहीं है आपके लिए, आप जितनी चाहे उतनी बार एग्ज़ाम दे सकते हो। अब बात आती है कि अटेम्प्ट कैसे काउंट होते हैं। तो भाई उन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन किया है, अगर आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में अपीयर होते हो तो आपका अटेम्प्ट काउंटिंग हो जाएगा। आपने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को कोई भी एक पेपर भी दिया हो तो भी अटेम्प्ट काउंटिंग में आ जाएगा। ऐसा नहीं है बैंक की तरह की मेंस एग्जाम में गए तो ही अटेम्प्ट काउंट होगा, नहीं, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में अपीयर हुए तो भी आपके अटेम्प्ट काउंट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको मिनिमम अटेम्प्ट मिलते हैं, तो ऐसा ही नहीं हर साल फॉर्म भरा करें, आपको जब मतलब डिसाइड कर लो कि आपको करना है तब जाके फॉर्म उसका फिल कीजिए। अगला अगला ख़त्म हो गया, तो मेरे ख्याल से एक स्लाइड यहाँ पे ऐड करना रह गया था कि भाई सैलरी कितनी मिलती है इतनी मेहनत करने के बाद। तो सैलरी जनरली 75,000 से लेके 1 लाख के बीच में होती है। वो वेरियस पोस्ट पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी पोस्ट अलॉट की जाती है, कौन सा रीजन अलॉट किया जाता है, बट इतना समझ लो मिनिमम 75,000 तो मिल ही जाएगा, सब कुछ मिला के। हाँ, और पर्क्स तो साइड पे रहते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना, ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सीधा मिल जाए। और इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है IBPS गुरुजी, यूपीएससी के लिए जब पेज चालू करूंगा तब बता दूंगा, बट अभी तो फिलहाल IBPS गुरुजी पे ही सब कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो IBPS गुरुजी का पेज ज़रूर फॉलो कर लेना, वहाँ पर मैं आपको ऑनलाइन मिल जाऊंगा, तो आपको मुझसे बात करनी है तो वहाँ पे मैं अवेलेबल रहूँगा। और PDF जैसे नोट्स चाहिए तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देता हूँ, तो इसका नोटिफिकेशन वहाँ पे भी मैं प्रोवाइड कर दूँगा, तो आपको वहाँ आ जाना है, तो वहाँ पे भी ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है IBPS गुरुजी। मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।